So we are discussing about isomerism, and in isomerism we have completed first structural isomerism, then we have completed stereoisomerism. Stereoisomerism से हमने क्या कंप्लीट किया था ना, प्रीवियस क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंप्लीट किया था। वहां पर हमने सिस ट्रांस सीन आंटी पढ़ा था और ई जेड पढ़ा था। आपको उन सब तीनों में कोई डाउट है? उन तीनों में कोई डाउट है? इन क्वेश्चन में से कोई नहीं हुआ? बताओ ऋतुपर्णा, कोई क्वेश्चन आंसर आपको नहीं आया तो बताओ, डिस्कस करेंगे अभी, उसके बाद देखेंगे। बता दो, कोई भी क्वेश्चन किससे नहीं हुआ बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई भी डाउट नहीं? तो मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए आप में से कोई। सिस ट्रांस किस कंपाउंड के द्वारा शोन होगा? कौन ये कंपाउंड है जो सिस ट्रांस शो करेगा, बताओ। पढ़ो पढ़ो, ऐसे चलोगे तो ऑफलाइन क्लास में पिट जाओगे मुझसे, ऐसे मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो डी नंबर, डी नंबर। डी नंबर में क्या होता है? डी नंबर में सिस ट्रांस क्यों दिखाएगा बेटा? यहाँ पर देखो सेम। अरे तुम एक साथ दो डिवाइस खुले रखे हो क्या आसपास में? अगले अलग अलग रूम में बैठ के क्लास करो। हाँ हाँ, अलग अलग रूम में बैठो, एक साथ दो डिवाइस मत लगाओ, ऐसा होगा तो ये होगा, इको होगा। देखो यहाँ पर कैसे होगा सिस ट्रांस, यहाँ पर तो दोनों सेम है। ये देखो, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो सेम ग्रुप चारों तरफ है, तो सिस ट्रांस नहीं हो सकता यहाँ पर। ये वाला हो सकता है, ऑप्शन ए वाला। यहाँ पर सिस ट्रांस हो सकता है, यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा होगा। तो आप क्या देख सकते हो, अगर हाइड्रोजन नहीं मिथाइल ग्रुप सेम साइड है तो इसको सिस बोल सकते हो, अगर ऐसा एक हो गया ऐसा एक हो गया तो इसको ट्रांस बोल सकते हो। ओके, ये 2 ब्यूटीन वाला केस है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर, ना कि ऑप्शन डी। और ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा ना? यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आखिर में सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इनको कहाँ आप अल्टरनेट करोगे, नहीं कर पाओगे। और ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाने के बाद इस कार्बन में सिर्फ एक हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, और कार्बन में तो कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो आप कर नहीं सकते। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन थोड़ा देख लो। अब देखो, ई जेड सिस्टम में ई फॉर क्या होता है? ई फॉर होता है एंटेगेगन, और जेड फॉर होता है जूसामेन। ओके, ई फॉर होता है एंटेगेगन, जेड फॉर होता है जूसामेन। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो बेटा। तो आज हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में होता क्या है, यहाँ पर कौन कौन से मॉलिक्यूल के साथ हम डील करते हैं, ये कौन सा केस है। तो आप जरा अपना हेडिंग लगाइए और मुझसे बातें करने की कोशिश कीजिए। कॉपी में अपने हेडिंग पहले लगा दीजिए कि सर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये होता है, हम इसमें ये चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो isomers with similar molecular structure and properties but having difference in behavior towards प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट में हमारा मॉलिक्यूल रोटेट करता है, सर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है ना? एक ऐसा लाइट जहाँ जो हमें एक हीलियम लैंप से मिलता है, और वो क्या होता है ना, बिल्कुल कोई भी कलर कंटेंट नहीं करता, एक व्हाइट बीम होता है, और क्या होता है ना, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रोटेट करवा सकता है अपने चारों तरफ। ओके, तो कैसे क्या प्रोसेस होता है पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो हम यूज करते हैं। तो पहला टर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होता है अभी मैंने बताया। ओके, प्लेन पोलराइज्ड एक ऑर्डिनरी व्हाइट बीम ऑफ लाइट है, कंसिडर टू बन वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स। तो जितने भी पॉसिबल प्लेन्स है उस लाइट के तरफ। ओके, प्लेन मतलब समझ रहे हो, आप अभी बैठे हो जिस प्लेन में, जिस प्लेन में नहीं, एरोप्लेन नहीं, जिस बेड में, वो एक प्लेन है। आप अभी जिस चेयर में बैठे वो एक प्लेन है, आप जिस टेबल के ऊपर लिख रहे हो वो एक प्लेन है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पास क्या ताकत है ना, वो हर प्लेन में पहुंच सकता है। जैसे कि आपके रूम में एक एलईडी बल्ब या फिर सीएफएल बल्ब लगा हुआ है, तो उससे जो लाइट निकलता है व्हाइट लाइट, वो हर कोने तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है रूम का?
ऐसा नहीं कि एक ही प्लेन में आपको लाइट दिखाई देता है, बाकी सारे प्लेन में अंधेरा दिखाई देता है, तो नहीं होता, वो हर पॉसिबल प्लेन में बन सकता है। तो अभी देखो, when the white beam is passed through Nicol prism, the resulting vibrations are limited to only one plane. Okay, अगर हमने उसी व्हाइट लाइट को एक निकोल प्रिज्म के अंदर पास करवाया, ऐसा एक ट्रायंगल साइज का प्रिज्म होगा, प्रिज्म देखा है ना आप लोगों ने, तो हमारा जो वाइब्रेशन होगा वो वन प्लेन में लिमिटेड रहेगा। एंड द लाइट इन व्हिच पार्टिकुलेट वाइब्रेशंस आर विजिबल ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये पॉइंट को अच्छे से लिखो, द लाइट इन व्हिच पार्टिकुलेट वाइब्रेशन आर विजिबल ओनली इन वन प्लेन आर कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हमारा जो ट्यूबलाइट रूम में जलता है उसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं बोल सकते, वो सिर्फ नॉर्मल व्हाइट लाइट है, बट हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ना हम निकोल प्रिज्म के अंदर से इस लाइट को पास करवाएंगे, तभी जाके अपना प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्रिएट हो पाएगा। अभी देखो सर, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन रोटेट। तो जिस प्रॉपर्टी के द्वारा ये रोटेट करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, अगर कोई क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रोटेशन, या फिर उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कोई घड़ी पहना है कि नहीं पहना है, अगर आपके घड़ी के अकॉर्डिंग कुछ रोटेट करता है उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई रोटेट करता है, अरे घड़ी कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, कोई दूसरा चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया उसको हम बोलेंगे नेगेटिव रोटेशन या फिर लीवो रोटेटरी। और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी और स्मॉल एल के सिंबल से। अभी देखो और भी बहुत सारे टर्म्स पढ़ना है, इतने में तो नहीं खत्म हो गया। तो और एक टर्म है कायरल मॉलिक्यूल। कायरल क्या है, कायरल वर्ड के बारे में कल मैंने थोड़ा डिस्कस किया था, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कायरल क्या है, हाँ कि नहीं ऋतुपर्णा, बुझी ना नहीं? कायरल मॉलिक्यूल क्या है? तो कायरल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। देखो यहाँ पर OH लगा है, यहाँ पर एसिड ग्रुप लगा है, और यहाँ पर मिथाइल लगा है, यहाँ पर H लगा है। तो ऐसे करके इस कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे, पर ये कार्बन अकायरल हो गया। कैसे अकायरल हो गया ना, यहाँ पर 2 सेम ग्रुप लग गए, ये दोनों डिफरेंट है, ये भी एक डिफरेंट है, पर ये चौथा ग्रुप है जो तीसरे ग्रुप के साथ सेम हो गया, तो इसको हमने बोल दिया अकायरल, बट वैराज इसको हमने बोला कायरल। तो कायरल वर्ड का मतलब है जिस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे तो उसी कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन, और जो ग्रुप लगे होंगे उनको हम बोलेंगे कायरल ग्रुप्स, और इस सेंटर को बोलेंगे हम स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर कायरल सेंटर। ओके, तो जल्दी से लिखिए इस पॉइंट को, फिर हम आगे देखते हैं और कैसे हम कायरल पहचानेंगे। तो कायरल के बाद हम आगे चलते हैं, बाकी क्या क्या टर्म्स हैं यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हमारे पास। तो यहाँ पर कुछ कायरल सेंटर के एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो पीडीएफ से जरूर इनको देखना कैसे कायरल सेंटर हम पहचानते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल देखो, इस कार्बन को अगर हम कंसिडर करते हैं इस एग्जाम्पल में, तो इस कार्बन के साथ एक तरफ मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ऑक्सीजन, ओके, और एक तरफ दूसरा और एक कार्बन, तो ये हो गया है कायरल सेंटर। ऐसे यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं तो इस तरफ एक कार्बन, इस तरफ एक कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल, तो इसको हम बोलते हैं लिमोनिन। लिमोनिन क्या है ना, जहां से लेमन ऑयल हमको मिलता है। ओके, लेमन ऑयल होता है, एक लेमन ग्रास होता है, उससे जो ऑयल निकालते हैं उसको बोलते हैं लेमन ऑयल, और ये है लिमोनिन से, लिमोनिन मॉलिक्यूल होता है उसमें। तो वहां पर आगे हम देखेंगे कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन होता है। इमेजिनरी प्लेन मतलब आप इमेजिन करते हो कि सर एक ऐसा एक चीज होगा जो पास करेगा हमारे मॉलिक्यूल के बीच, इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री।
ये अगर हमारा मॉलिक्यूल हुआ कार्बन सेंटर, यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं OH, यहाँ पर लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर लगा हुआ है और कोई ग्रुप, अल्डिहाइड हो या एसिड हो। ओके, तो ये जो प्लेन अंदर से इनको कट किया, प्लेन को मैं डिफरेंट कलर में दिखाता हूँ। ये जो प्लेन इनको कट किया इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो कायरल मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में रखो कि सर कायरल मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, whereas अकायरल मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। बट ये रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट अभी आप छोटे बच्चे हो तो आप लोगों के लिए यही इनफ है। आपको क्या लिखना है ना, कायरल सेंटर में कायरल मॉलिक्यूल्स में नहीं होता प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अकायरल मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो लिख लो, आप अप्लाई भी कर सकते हो कहीं पर, जो जहां पर आपको अकायरल मॉलिक्यूल दिखे वहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, और जहां पर कायरल मॉलिक्यूल दिखे वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटोगे जैसे कि आपको 2 इक्वल हाफ मिले। तो यहाँ पर आप कैसे काट सकते हो जैसे आपको 2 इक्वल हाफ मिलेगा? नहीं काट सकते। बट यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो ना, यहाँ पर आप अगर कंसीडर करोगे इन दोनों के प्लेन को, ओके, यहाँ पर ये होगा ऑक्टाहेड्रल एंगल में। ओके, यहाँ पर कैसे आपको प्लेन मिलेगा ना, ये हो जाएगा अगर हमारा इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, तो ये हो जाएगा इनटू द प्लेन, बिकॉज ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है ये कौन सा हाइब्रिडेशन में है, sp। सर हाँ बेटा, सर आपका वॉइस बहुत सर लाउड हो रहा है सर, थोड़ा स्लो। थोड़ा स्लो कर दें? ओके, अभी देखो, अभी सही है? हाँ सर अभी चलेगा। यस सर, सर बहुत लाउड आ रहा था। साउंड घटाने से भी लाउड हो रहा था? तो नहीं सर, वो पहले लाउड आ रहा था, अभी थोड़ा सही है। ओके, तुम्हारे डिवाइस का साउंड घटा देते हैं। ओके, बाकी सबको हाँ भी यही नहीं सर, प्रॉब्लम वो हो ऑलरेडी लो में है ना। रहा? ओके, बाकी सबको भी यही प्रॉब्लम हो रहा था। चलो चलो, यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन सेंटर है ये कौन सा हाइब्रिडेशन में? sp3 हाइब्रिडेशन में। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा। कैसे होगा ना, ये एक आउट ऑफ द प्लेन होगा और ये इनटू द प्लेन होगा, ऐसे होगा। तो इस प्लेन को अगर हम ऐसे कंसीडर करेंगे तो ये जो प्लेन होता है हमारा इक्वलेंट प्लेन आ जाता है। whereas यहाँ पर आपको ऐसे कुछ भी प्लेन नहीं मिलेंगे जो कि इस मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ्स में कट करें। तो अभी मैं और कुछ कायरल अकायरल मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको सिर्फ स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में क्या जानना है ना, फॉर्मूला जानना है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? जब आप लाइट डालते हो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, वो कितना अमाउंट रोटेट करता है इन नॉर्मल कंडीशन। तो वो नॉर्मल कंडीशन में कितना अमाउंट रोटेट करता है 1 डेसीमीटर के ट्यूब के अंदर, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा बाई एल इंटू डी। एल है लेंथ ऑफ द ट्यूब और डी है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्रीज क्या होता है? अल्फा। तो ये जो अल्फा एस होता है या फिर स्पेसिफिक रोटेशन हम अल्फा टी डी भी बोलते हैं। टी इंडिकेट्स द टेम्परेचर एंड डी इंडिकेट्स द वेवलेंथ। ओके, इसको अच्छे से इस फॉर्मूला को लिखो, और अल्फा क्या होता है, एल क्या होता है, डी क्या होता है, सब यहाँ पर ऐसे लिखो। तो स्पेसिफिक रोटेशन का सिर्फ हमें फॉर्मूला जानना है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपके लिए। अगर आप जेई एडवांस वगैरह की तैयारी करोगे कभी तो तब आपको ये यूज में आएगा, अभी बोर्ड में इसका कोई यूज नहीं है, बस इसका फॉर्मूला लिख लो। ओके, अब देखते हैं सर ऑप्टिकल आइसोमर्स का टाइप्स क्या है। तो पहले कुछ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि आपने स्कूल लेवल में भी सुना होगा इन लोगों का नाम, एनांसियोमर, डायस्टेरियोमर, ये नाम सुना होगा स्कूल लेवल में। अगर ऑर्गेनिक आपने थोड़ा थोड़ा आपके बुक में होगा शायद, अगर नहीं भी है तो यहाँ से शुरू करेंगे कि सर एनांसियोमर डायस्टेरियोमर क्या होता है, मेजो कंपाउंड्स क्या होता है, थ्रियो एरिथ्रियो क्या होता है। फिशर प्रोजेक्शन नहीं चाहिए हमें, डीएल नहीं चाहिए, आरएस चाहिए। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, फिर कॉन्फॉर्मेशन देखेंगे और ख़त्म करेंगे आपका आइसोमर जिम वाला पार्ट। ये पार्ट बहुत लंबा चल गया बिकॉज मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया आप लोगों के क्लासेस से, तो अभी हम इसको अच्छे से खत्म करेंगे। एनांसियोमर क्या होता है ना, आपने कभी मिरर देखा है? मिरर मिरर, तो मिरर के ऊपर अगर आपका फेस आप देखते हो, अगर आप मिरर के ऊपर दाहिना हाथ रखते हो, आपको वो कैसे हाथ की तरह दिखता है? बाएं हाथ की तरह दिखता है बाइना क्या? यस सर। दिखता है, रख के देखो। यस सर। सच में?
अच्छे से देखो। सर दूर से दिखता है। नहीं दिखता, कैसे दिखेगा? आपका थंब इस तरफ है, वो थंब आपको कैसे मिलता है? उल्टा मिलता है, हाँ कि नहीं? तो कैसे हो जाएगा बाएं हाथ? बाएं हाथ अगर ऐसे आप करोगे होगा कि बाएं हाथ से थंब का उल्टा हो जाता है? थंब को देखो, थंब को देखोगे तो जान पाओगे। तो उसको हम जो मिरर इमेज नहीं होते, क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। सुपर इम्पोजिबल क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या है, तो अभी देखते हैं। अभी हम इंसान का पैर या हाथ के बारे में कंसीडर करेंगे। तो ये है मेरा मिरर, ये है मेरा मिरर। ओके, ऐसे हम केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में मिरर को ऐसे दिखाते हैं। तो ये है मेरा मिरर, ऐसे ऐसे दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेरा हाथ है। ओके, तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, सोचो थोड़ा। क्या हो जाएगा? उल्टा ड्रॉ करना होगा इसको। हाँ कि नहीं? ऐसा आएगा ना, कैसा आएगा? बिल्कुल उल्टा ड्रॉ करना पड़ेगा। सीधा ड्रॉ कर दिया क्या मैंने? तो यहाँ पर देखो, हम हाथ के बारे में बाद में समझेंगे, पहले हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में समझते हैं। तो एक मिरर का काम क्या होता है? वो इमेज को आपको दिखाता है उल्टे तरीके से। अगर आप फेस अपना सीधा रखते हो तो आपको फेस कैसे दिखाता है? आप जैसे आपने फेस रखा है वैसे आपको दिखा देता है। पर यहाँ पर देखो, अगर आप एक मॉलिक्यूल रखते हो तो ये जो OH है, ये क्या हो जाएगा ना, मिरर इमेज के बाद इस तरफ आ जाएगा, और ये जो H है ये इस तरफ आ जाएगा, हाँ कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन सुपर इम्पोजेबल। मतलब ये अगर आप इन दोनों को एक के ऊपर एक रखोगे, अगर इस मॉलिक्यूल को आप इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखोगे तो यहाँ पर अगर H आ रहा होगा तो यहाँ पर OH आ रहा होगा, यहाँ पर H आ रहा होगा तो यहाँ पर OH आ रहा होगा। तो इस फेनोमेनन को हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे से नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एनांसियोमर्स। अगर सर नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं होके सुपर इम्पोजेबल हो गए तो उनको हम क्या बोलेंगे? तो आगे देखते हैं। मेनी मॉलिक्यूल्स हैव मोर देन वन कायरल सेंटर। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में मोर देन वन कायरल सेंटर होता है, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये भी एक कायरल सेंटर है, यहाँ से इस कार्बन पे भी 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं और इस कार्बन पे भी 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, एक डायस्टेरियोमर बोलेंगे। तो डायस्टेरियोमर में मिरर इमेज में क्या होता है ना, डायस्टेरियोमर में मिरर इमेज जो होता है अपना, वो भी कैसा होता है? वो भी कैसा होता है? कैसा होता है भाई? एक दूसरे से सुपर इम्पोजेबल होता है। अभी देखो, लिखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर एंड पेयर ऑफ नॉन एनांसियोमर्स आर कॉल्ड डायस्टेरियोमर्स। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स मिरर इमेज नहीं होते इच अदर के और एनांसियोमर भी नहीं होते तो उनको हम बोलेंगे डायास्टेरियोमर्स। तो एनांसियोमर डायस्टेरियोमर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आ गया। अरे इस पार्ट से आपको इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ जानना है, इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। अभी देखते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिविटी के बारे में। जब आप क्या करोगे ना, मेजो कंपाउंड बनाओगे तो वहां पर आप इक्वल अमाउंट से लिवो रोटेटरी और डिक्सो रोटेटरी डाल दोगे। तो क्या करोगे ना, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और एक आएगा एंटी क्लॉकवाइज घूमने। तो आप जितना अमाउंट का क्लॉकवाइज रखे होंगे उतना अमाउंट का एंटी क्लॉकवाइज अंदर रखे, तो क्या हो गया ना, टोटल रोटेशन क्या हो गया अपना, 0। टोटल रोटेशन क्या हो गया अपना, 0 बट्टा सन्नाटा। क्यों ये 0 हो रहा है ना, इसका इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है और जो लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल है, तो वो दोनों के बीच यहाँ पर इंटरनल कंपनसेशन होकर अपना नेट रोटेशन 0 हो रहा है। ओके, तो ये देखो टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ होता है? चींटी जो आपको काटता है वहां पर आपको टार्टरिक एसिड होता है, और उसी टार्टरिक एसिड की वजह से आपको दर्द होता है। तो ये जो टार्टरिक एसिड का ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इंटरनल क्या होता है, कंपनसेशन होता है। देखो ये जो पार्ट है ये रोटेट करता है ऐसा, और ये जो पार्ट है ऐसा रोटेट करता है। तो ये क्या रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? ये कैसा रोटेट किया? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एल और ये पार्ट है डी। तो आधा एल पार्ट हुआ आधा डी पार्ट हुआ, तो नेट रोटेशन इसका क्या हो जाएगा, 0। या फिर इसको आप 0 ना लिख के आप लिखना, ये वाला कंपाउंड सर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये वाला कंपाउंड सर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इंटरनल कंपनसेशन नहीं होके एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है,
मतलब आप दो मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐड करते हो जो एक इंटरनली डी फॉर्म में है और एक आर फॉर्म में है, तो आप अगर इनका आधा आधा ऐड करते हो, इससे 50% और इससे 50%, तो इन दोनों में एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। मतलब ये जो डी फॉर्म है इस एल फॉर्म को एक्सटर्नली सेटिस्फाई करता है, तो इनका भी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर ये लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। बट इसको हम मेसो कंपाउंड नहीं बोल के हम रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो आपको इम्पोर्टेंट पोस्ट क्वेश्चन एक आता है यहाँ पर, मेसो कंपाउंड वर्सेस रेसिमिक मिक्सचर। ये आपका कल के लिए होमवर्क ऑफलाइन क्लास में, वर्सेस रेसिमिक मिक्सचर। क्या यहाँ पर आपको देखना है ना, मेसो कंपाउंड से रेसिमिक मिक्सचर में आपको डिफरेंस लिखना है 3-3 पॉइंट एक एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर देखो टार्टरिक एसिड का मेसो कंपाउंड भी है, एक डी फॉर्म और एल फॉर्म। आप अगर 50-50 डालते हो तो वहाँ पर मेसो कंपाउंड मिलेंगे, सॉरी रेसिमिक मिक्सचर मिलेंगे। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, जो कि एक डीएल सिस्टम होता है जिसमें डेक्स्ट्रो और लिवोवार्ड यूज किया जाता है। जो छोटा डी और बड़ा डी के बहुत डिफरेंस है, डी स्टैंड से छोटा डी पर डिक्स्ट्रो के लिए, बड़ा डी भी डिक्स्ट्रो के लिए। बट ये जो बड़ा डी और बड़ा एल का सिस्टम, ये क्या होता है ना, सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर पैरेंटल शुगर में यूज होता है। तो शुगर्स के रोटेशन को हम सिग्निफाई करते हैं बड़े डी और छोटे डी से। देखो शुगर्स ऑफ एल सीरीज, शुगर्स ऑफ डी सीरीज। तो कैसे पता चलेगा ना, जो शुगर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज उसको हम बड़े डी सीरीज में रखेंगे, जो शुगर रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज उसको हम रखेंगे छोटे डी सीरीज में। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं हमें और क्या क्या देखना था इस टॉपिक में ना सर, थ्रियो एरिथ्रियो सिस्टम। तो ये भी एक नॉर्मल सिस्टम है थ्रियो एरिथ्रियो, इसमें से क्वेश्चन को ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। बट आप देखिए अगर सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड में रहे तो थ्रियो, अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में रहे तो एरिथ्रियो। ओके, यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, इम्पोर्टेंट मार्क करके इसको अपने नोट में लिखना। तो कल तक सबका नोट क्लियर होना चाहिए, जो लोग भी कल क्लास अटेंड कर रहे हो पूरा कंप्लीट नोट लेके आना, कम से कम ऑर्गेनिक का तो कंप्लीट करके लेके आना। बाकी जो पुराने पढ़ाई अगर नहीं किए हो तो नहीं किए। ओके, ऑर्गेनिक जितना जो कुछ पढ़ाया गया है सबका नोट्स कंप्लीट करके लाना होगा आपको। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर इन्वर्सन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन। तो ये तीनों प्रोसेस जो हैं ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये एंट्रेंस के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप लोग सिर्फ देखो आरएस सिस्टम को। सर आरएस सिस्टम में क्या होता है? तो आरएस सिस्टम है कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने का सिस्टम, कि हम स्टीरियो कंपाउंड्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल है। कान, इनगोल्ड, प्रिलॉग, ये 3 साइंटिस्ट है, CIR, तो इसको बोलते हैं हम CIR सिस्टम या फिर CIR रूल। तो हम R और S कैसे डिसाइड करेंगे ना, अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ या फिर R स्टैंड फॉर रेक्टस, अगर आपका रोटेशन हुआ लेफ्ट टू राइट तो इसको हम बोलेंगे R। अरे लेफ्ट टू राइट मतलब क्या, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप R के साइड में लेफ्ट टू राइट या फिर क्लॉकवाइज लिख सकते हो। सिनिस्टर क्या है, अगर राइट टू लेफ्ट हुआ या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो उसको आप सिनिस्टर लिख सकते हो। पहले मैंने जैसे EZ में डिसाइड नहीं किया था किसको फर्स्ट दूं किसको सेकंड प्रायोरिटी दूं, कैसे देते थे, एटॉमिक नंबर से देते थे। तो ऐसे यहाँ पर भी आपको बेसिक रूल फॉलो करना है एटॉमिक नंबर का, इसको देना है 1, इसको देना है 2, इसको देना है 3, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऐसे रहेगा। तो आप रोटेशन कैसे डिसाइड करोगे, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप कैसे रोटेट करोगे, आपको 1 2 3 रोटेट करवाना है, तो आप ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, 1 3 2 जाओगे या 1 2 3 जाओगे। आप ऑब्वियसली ये पहला रास्ता लेने की कोशिश करोगे, और ये पहला रास्ता मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है और ये जो फोर्थ ग्रुप है ऑन द प्लेन है, ये फोर्थ ग्रुप है ऑन द प्लेन, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा रिटेंशन होगा। रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन में क्या हमें मिलता है ना, ये हो गया क्लॉकवाइज सर आर हो गया लेफ्ट टू राइट। ओके, ये एग्जांपल लिखो, लिखो इसे आर बोलते हैं। क्यों आर बोलते हैं ना, हमने एटॉमिक नंबर हिसाब से डिसाइड किया कौन पहला है, कौन पहला प्रायोरिटी है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, कौन चौथा है। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिसाइड करने के बाद हमने इसको रोटेट करवाया, हाँ कि नहीं। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड किया, एटॉमिक नंबर से 35, 17, 9 और 1। ओके, फिर
वैसे ही आप एस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हो। अगर एटॉमिक नंबर सेम आ गया तो आप क्या रूल यूज करोगे, उसके अगले वाले एटम को देखोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला प्रायोरिटी किसे मिलेगा, ऑब्वियसली सर इसको मिलेगा। दूसरा प्रायोरिटी किसे मिलेगा, इसको मिलेगा। तीसरा किसे मिलेगा, इसको मिलेगा। आप रोटेट कैसे करवाओगे, 1 2 3। ये कौन सा रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा रोटेशन हुआ सर, क्लॉकवाइज हुआ, तो इसको क्या बोलोगे, आर। बट ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, बिलो द प्लेन है, ऑन द प्लेन नहीं है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन या फिर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो होता है वो बिलो दी या फिर अबव दी प्लेन होता है, ऑन दी प्लेन ना रह के, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है रिवर्ट होके एस को आ जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, लिखो, इंपॉर्टेंट है ये, लिखो अपने कॉपी में, जल्दी लिखो। 30 सेकंड 25 सेकंड्स का टाइम मिल रहा है। अरे पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना होगा आपको और अपना पर्सनल नोट बनाना होगा। मैं किसी को लिख के नोट नहीं देता बच्चों को ज्यादा, बिकॉज सीबीएसई में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा नोट में से रट्टा करके। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो, सब में अप्लाई करना सीखना होगा। ओके, देवानंद क्या हाथ उठा रहे हो, पूछो। सर गलती से उठ गया। ओके, गलती से उठ गया, तो चलो लिख लिए हो, आगे चलो। यहाँ पर देखो, इन दिस प्रोसेस वी ऑलवेज कैरी आउट इवन नंबर ऑफ चेंजेस। तो यहाँ पर देखो इसको आप क्या डिसाइन करोगे, 1, इसको दोगे, सॉरी इसको दोगे 1, यहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, उसके बाद नाइट्रोजन को 2, इसको कार्बन को 3 और इसको 4। तो इनका रोटेशन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और हाइड्रोजन तो प्लेन में है तो इसको लिखोगे एस। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन को आपने बिलो द प्लेन करवा दिया और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को प्लेन में ले आए, तो इसको दोगे 1, इसको दोगे 2, इसको दोगे 3। तो ये होना क्या चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए आर, बट हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन, तो इसको आप लिखोगे एस। ओके, ऐसे करके चलोगे। अभी हम देखते हैं कॉन्फॉर्मर्स के बारे में। कॉन्फॉर्मर्स क्या है, कॉन्फॉर्मर्स जो स्ट्रक्चर्स हैं, आपको एक ही कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेंथ। तो फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जो आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उसको ही हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। तो नॉर्मली हम देखते हैं कन्फर्मर्स किसके, ना साइक्लोहेक्सेन के, और यहाँ पर हम नॉर्मली इसके दिखते हैं क्या, कन्फर्मर्स इथेन के। इथेन के भी देख सकते हैं हम, ब्यूटेन के भी देख सकते हैं। ये ऐसे लगा हुआ है, डायरेक्ट बॉन्ड बना दो इसे, ऐसे लंबा नहीं है, ऐसे डायरेक्ट बॉन्ड बनाओ इसे, कोई कार्बन नहीं है अंदर, डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा है। ओके, और साइक्लोहेक्सेन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो सबसे स्टेबल है वो बोट है, बोट फॉर्म सबसे स्टेबल होता है, लिखो। सॉरी, चेन फॉर्म सबसे स्टेबल होता है, चेन नहीं, इसको चेयर लिखो, चेयर फॉर्म, चेयर, चेन नहीं, इसको करेक्ट करो, ये बुक भी गलत दिया हुआ है। चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल होता है। और यहाँ पर आपके कन्फर्मर्स ऑफ इथेन में आपको इक्लिप्स्ड जो फॉर्म है वो आपको कम स्टेबल मिलेगा और स्टागर्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल मिलेगा। स्टागर्ड में क्या होता है ना, ये 3 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ दिखेंगे और ये 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ दिखेंगे। पर इक्लिप्स में क्या होता है ना, वही 3 हाइड्रोजन ऊपर और इसके अलग के 3 हाइड्रोजन ऊपर। CH3 CH3, इथेन क्या होता है, CH3 CH3 होता है, हाँ कि नहीं। और साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, ऐसे बेंजीन रिंग होता है और जहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता है, मतलब सिर्फ 6 कार्बन का एक रिंग होता है। तो जल्दी से लिखो। और आज ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है बहुत डीप है, तो पहले इसको एक बार पढ़ो और इसके क्वेश्चंस ट्राई करो और कल मुझे डाउट पूछना आपके क्लास के टाइम। और ये जो रिवीजन का मैंने टेबल दिया है इसको भी अपने कॉपी में लिखो, अच्छे से नोट वगैरह कंप्लीट करो। कल मिलते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। ओके, चलो, इतने दिनों के बाद फाइनली देखने को मिलेगा आप लोगों का सुंदर सा चेहरा। एंड करते हैं क्लास को।